द नर्व इम्पल्स के इस कंक्लूडिंग लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो नर्व अभी एक्साइट हुई थी, जहां हमने सबसे पहले रेस्टिंग पोटेंशियल पढ़ा था कि किस तरह से सोडियम और पोटेशियम आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर, जिस वजह से कि वो एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट का मेंटेन करके रखती है। वो रेस्टिंग पोटेंशियल या रेस्टिंग स्टेज कहलाती है। जैसे ही कोई स्टिमुलस वहां पर आता है तो ये रेस्टिंग पोटेंशियल डिस्टर्ब होता है और एक थ्रेश होल्ड पोटेंशियल विच इज +15 यानी कि -55 मिलीवोल्ट है, वो डेवलप होता है और मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन शुरू हो जाता है। ये डीपोलराइजेशन से फिर मेम्ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल की पीक अटेन होती है विच इज +35 millivolts. Now, how does the membrane attain its resting potential again? अब फिर से नेक्स्ट स्टिमुलस के लिए मेम्ब्रेन किस तरह से रीपोलराइज होती है, यहाँ पर जो आयंस हैं सोडियम और पोटेशियम वो फिर से कैसे उसको रेस्टिंग स्टेज में लेकर आते हैं, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। नाउ रीपोलराइजेशन, जो मेम्ब्रेन स्टिमुलस के आने की वजह से डीपोलराइज हो गई थी, आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो चुका था, अब वो पुनः कैसे रीपोलराइज होती है। यहाँ पर पोटेशियम टेक्स ओवर, जो सोडियम था, सोडियम मूव्स इन पैसिवली जब तक कि वो इक्विलिब्रियम तक ना पहुंच जाए। उसी समय जो पोटेशियम की परमिएबिलिटी है इट इंक्रीजेस जैसे कि वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं। जो पोटेशियम के चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो इसलिए पोटेशियम की जो एंट्री है या परमिएबिलिटी है वो बढ़ जाती है। लेकिन जो पोटेशियम चैनल्स हैं वो कंपैरेटिवली सोडियम चैनल्स से थोड़ा धीमा रिस्पॉन्ड करते हैं डीपोलराइजेशन के। तो सोडियम चैनल्स आर फास्ट एज कंपेयर टू दी पोटेशियम चैनल्स। तो पोटेशियम आयंस बाहर की तरफ जाना लग जाते हैं, तो सेल जो है इट बिकम्स मोर नेगेटिव इनसाइड विद रिस्पेक्ट टू दी आउटसाइड अगेन। तो पोटेशियम भी बाहर जा रहा है, तो पोटेशियम के बाहर जाने से सेल अंदर से और नेगेटिव होता जाता है एज कंपेयर टू दी आउटसाइड। और इस समय जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है इट फॉल्स। इस समय जो सेल्स हैं दे बिकम रीपोलराइज्ड। रीपोलराइजेशन रेस्टिंग रीजन है कि जब डिस्ट्रीब्यूटेड आयंस एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल बना के रखते हैं -70 मिलीवोल्ट का, दिस इज सेड टू बी पोलराइज्ड, कि जहां सोडियम बाहर और पोटेशियम अंदर की तरफ लिया जा रहा है। देन जैसे ही स्टिमुलस आया तो वो रीजन एक्साइट हुआ, रीजन के एक्साइट होने से वहां पर डीपोलराइजेशन शुरू हुआ। डीपोलराइजेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो पीछे का जो पार्ट है ये डीपोलराइजेशन रेस्टिंग रीजन में आगे बढ़ता जाएगा एंड धीरे धीरे जहां से स्टिमुलस लीव करेगा इस पर्टिकुलर एरिया में जहां वो इनिशिएट हुआ था वो रिकवरी रीजन या रीपोलराइजेशन बिगिन करेगी। यहाँ एक्साइटेड रीजन, ये स्टिमुलस गोइंग टुवर्ड्स द रेस्टिंग रीजन। इस समय एक और इवेंट होता है जिसको हम हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। हाइपर पोलराइजेशन क्या है? जब तक कि पोटेशियम के चैनल बंद हों, कई पोटेशियम आयंस जो हैं वो सेल के बाहर मूव कर चुके होते हैं और दे आर मोर देन रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द ओरिजिनल पोलराइज्ड पोटेंशियल। तो जब तक कि पोटेशियम के चैनल बंद हों, पोटेशियम ऑलरेडी इतना ज्यादा बाहर निकल जाता है जो कि एक पोलराइज्ड पोटेंशियल को डेवलप करने की मात्रा के लिए जो आवश्यक है उससे भी अधिक होता है। उस समय क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट का आना चाहिए था रेस्टिंग पोटेंशियल, वो उससे भी नीचे गिर जाता है। तो द मेम्ब्रेन पोटेंशियल फॉल्स बिलो द रेस्टिंग पोटेंशियल। तो -70 से भी नीचे इट कम्स टू -80 मिलीवोल्ट। इस समय जो ये पोटेंशियल गिरता है रेस्टिंग से भी नीचे, उस समय उस मेम्ब्रेन या उस सेल को हाइपर पोलराइज्ड स्टेट में कहते हैं। तो दिस इज हाइपर पोलराइजेशन। पोलराइज्ड इज -70 मिलीवोल्ट पे मेंटेन होना मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड इफ इट फॉल्स डाउन बाय 10 तो -80 मिलीवोल्ट पर इट इज सेड टू बी हाइपर पोलराइज्ड। इस समय एक्सॉन जो है दैट इज नेगेटिव इनसाइड, लेकिन जो आयन की कंसेंट्रेशन है वो समान नहीं है। भले ही वो अंदर नेगेटिव है लेकिन आयन कंसेंट्रेशन एक सेम नहीं है।
धीरे धीरे इसको रिस्टोर करने के लिए क्या होता है कि एक्टिव पंपिंग स्टार्ट होती है पोटेशियम को अंदर लेने की और सोडियम को बाहर निकालने की, ताकि फिर से रेस्टिंग पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट का रिस्टोर किया जा सके। तो ये एक्टिव पंपिंग स्टार्ट हो जाती है एज सून एज हाइपरपोलराइजेशन इज अचीव्ड। तो पोटेशियम आयंस आर pumped in and sodium ions are pumped out to restore the resting potential. ये जो फेज होता है, इस समय कोई भी इम्पल्स उस मेम्ब्रेन के हिस्से में पास नहीं हो सकती है। यानी एक तरह से इस समय जो मेम्ब्रेन है इट इज नॉट रेडी टू रिसीव एनी सॉर्ट ऑफ स्टिमुलस, या किसी तरह का आवेग का संचरण नहीं कर पाएगी जब तक कि वो पुनः हाइपरपोलराइज्ड से पोलराइज्ड पोटेंशियल डेवलप ना कर ले। तो नो इम्पल्सेस कैन पास along that part of the membrane। उस हिस्से में जब ये रिस्टोर हो रहा है तब कोई इम्पल्स पास नहीं होगी। ये पीरियड रिफ्रैक्टरी पीरियड कहलाता है। इट इज अ वेरी स्मॉल पीरियड की फ्रैक्शंस हैं सेकेंड के। उस समय का जो पीरियड जब मेम्ब्रेन अपना रिस्टोर कर रही है रेस्टिंग पोटेंशियल, no impulses can pass, so that period is known as the refractory period. So hyperpolarized when membrane potential falls below the resting potential, and refractory period ki when this hyperpolarization state is restored to normal resting potential. रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या हुआ है कि मेम्ब्रेन पोलराइज तो है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम रॉन्ग साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन है, कि जहां सोडियम को सेल के अंदर मेम्ब्रेन के अंदर होना चाहिए अंदर की तरफ, और पोटेशियम को मेम्ब्रेन के अंदर की साइड होना चाहिए और सोडियम को बाहर होना चाहिए। तो द मेम्ब्रेन इज पोलराइज, लेकिन जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज रॉन्ग। तो इस रिफ्रैक्टरी पीरियड में एक्सॉन रिस्पॉन्ड नहीं करेगा टू एनी न्यू स्टिमुलस। अब ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन इन आयंस का री एस्टैब्लिश करने के लिए सोडियम और पोटेशियम दोनों अपने अपने स्थान पर पहुंचाए जाते हैं थ्रू दी सोडियम पोटेशियम पंप्स इन द सेल मेम्ब्रेन। एक बार जैसे ही इन आयंस को अपने लोकेशन पर करेक्टली रिटर्न कर दिया जाता है, नाउ द न्यूरॉन इज रेडी फॉर अनदर स्टिमुलस, यानी कि द रिफ्रैक्टरी पीरियड, या इसको हम कहें कि रीअरेंजमेंट जो हो रहा है वो पूरा हो जाता है। तो न्यूरॉन इज नाउ रेडी फॉर अनदर स्टिमुलस। इस ग्राफ में हम देखें कि रेस्टिंग पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट, जैसे ही कोई स्टिमुलस आया तो वो एक थ्रेश होल्ड तक आने के लिए आवश्यक है। थ्रेश होल्ड -70 से 15 मिलीवोल्ट पॉजिटिव है, यानी कि -55। थ्रेश होल्ड आते ही एक्शन पोटेंशियल की पीक डेवलप होगी विच इज +35। मेम्ब्रेन अब यहाँ पर जो रेस्टिंग पोटेंशियल से एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन हुआ, एक्साइटेड मेम्ब्रेन है, उसने +35 का एक्शन पोटेंशियल डेवलप किया। नाउ इट फॉल्स अगेन, फिर से यहाँ पर रीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है। रीपोलराइजेशन होते होते जो आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और हाइपर पोलराइजेशन की वजह से ये 70 से भी नीचे चला जाता है। ये हाइपर पोलराइजेशन में फिर रिफ्रैक्टरी पीरियड कहलाता है। इसको फिर से रिस्टोर करना है, यानी फिर से 70 पर लाने के लिए एक्टिव पंपिंग होती है सोडियम और पोटेशियम की ड्यूरिंग द रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड में सोडियम पोटेशियम आयंस का जो बैलेंस है दैट इज मेंटेन टू रिस्टोर दिस -70। यहाँ जो एक्शन जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है 70 से ज्यादा ड्रॉप हो गया, इट इज अगेन रिस्टोर्ड बाय एक्टिव पंपिंग, ताकि वो पुनः रेस्टिंग पोटेंशियल 70 -70 का डेवलप कर सके। ये हम एक्शन पोटेंशियल ग्राफ देख सकते हैं टाइम के साथ में, मिली सेकेंड्स में कितनी जल्दी ये सारे चेंजेस हो जाते हैं, कि न्यूरॉन को डीपोलराइजेशन शुरू करने के लिए एक थ्रेशहोल्ड तक अटेन करना होता है। थ्रेशहोल्ड यहाँ पर जब -70 मिलीवोल्ट का रेस्टिंग पोटेंशियल है, उससे -55 पर थ्रेशहोल्ड
पोटेंशियल आ रहा है, देन डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है। डीपोलराइजेशन स्टार्ट होने से एक्शन पोटेंशियल, जो आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो चेंज होगा और एक्शन पोटेंशियल की पीक हमें मिलेगी +35 पर। जैसे ही उस पर्टिकुलर रीजन से ये स्टिमुलस आगे बढ़ा, कंडक्शन हुआ, तो वो मेम्ब्रेन फिर से रिपोलराइज होना शुरू होगी। रिपोलराइजेशन में अरेंजमेंट फिर से आयंस के होंगे, मूवमेंट होगा। ये मूवमेंट ऐसा होगा कि मेम्ब्रेन जो होगी वो हाइपर पोलराइज हो जाएगी और जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इट वुड ड्रॉप डाउन। ये पीरियड रिफ्रैक्टरी पीरियड है जहां पर कि सोडियम पोटेशियम आयंस को पुनः अरेंज किया जाता है कि वो उनकी अपनी लोकेशन पर ही फिर से मूव करें यूजिंग सोडियम पोटेशियम चैनल्स और पंप्स। एक्टिव पंपिंग की जाती है रिफ्रैक्टरी पीरियड में और फिर से रेस्टिंग पोटेंशियल या रेस्टिंग स्टेट अचीव होती है, जिससे कि स्टिमुलस आए और ये फिर से मेम्ब्रेन उस स्टिमुलस को कंडक्ट कर सके आगे की तरफ। तो दिस पीरियड, ये रिफ्रैक्टरी पीरियड है जब किसी तरह का स्टिमुलस वो पर्टिकुलर हिस्सा जो है मेम्ब्रेन का दैट वुड नॉट रिसीव। न्यूरॉन्स में कंडक्शन हम देखते हैं, हमने दो तरह के न्यूरॉन पढ़े हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। इम्पल्स कंडक्शन या नर्व इम्पल्स कंडक्शन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक किस तरह से होता है कि प्रीवियस न्यूरॉन के जो एक्सॉन्स हैं वो न्यूरॉन के सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जुड़े हुए होते हैं थ्रू साइनैप्स, जो कि न्यूरॉन की सेल बॉडी के निकले हुए प्रवर्ध हैं। एक बड़ा प्रवर्ध है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। इस एक्सॉन के ये टिप्स हैं, टर्मिनल टिप्स। ये एक्सॉन पर एक कोशिका श्वान सेल की परतें अगर चढ़ी हुई हैं तो उसको हम माइलिन शीथ कहते हैं या माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। ये एक्सॉन के टिप्स फिर से दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी के डेंड्राइट्स के साथ साइनैप्स बनाएंगे और इस तरह से आवेग का संचरण एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी और दूसरी से तीसरी तक पहुंचेगा और ये सारा संचरण जो है ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में पूरे बॉडी में फैल जाएगा। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स को अगर हम देखें तो यहाँ एक्सॉन्स के ऊपर किसी तरह का आच्छद नहीं है। माइलिनेटेड न्यूरॉन में हम देखें कि एक्सॉन के ऊपर कई परतें आ रही हैं, श्वान सेल अपनी सेल मेम्ब्रेन के कई परतें इस पर चढ़ा देता है जिससे कि इसके ऊपर एक शीथ या एक कवरिंग बन जाती है। इस कवरिंग को हम माइलिन शीथ कहते हैं। तो श्वान सेल अपनी मेम्ब्रेन से इसके ऊपर लेयर्स बना रहा है एंड दीज लेयर्स आर नोन एज माइलिन शीथ। अब माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में जो इम्पल्स का कंडक्शन है, दोनों में सोडियम पोटेशियम का डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही, बट कंडक्शन किस तरह से डिफर करता है। जहां की एक्सॉन पर आच्छद नहीं है वहां पूरी मेम्ब्रेन पर रेस्टिंग पोटेंशियल से डीपोलराइजेशन, देन रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, ये सारे प्रोसेस थ्रू आउट दैट एक्सॉन होंगे। लेकिन माइलिनेटेड में ये डिफर करेगा कंडक्शन का। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में जो कंडक्शन होता है नर्व इम्पल्स का वो सॉल्टेटरी कंडक्शन या सॉल्टेशन कहलाता है। माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो आच्छद है वो आच्छद कुछ कुछ जगह पर खाली है। यहाँ जो ये नोड्स हैं जिनको हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, ये कंडक्शन इन नोड टू नोड होता है कि एक नोड से दूसरी नोड पर जाएगा। तो जैसे ये जंप कर रहा है कि एक नोड से दूसरी नोड पर ये कंडक्शन है या फ्लो है, ये सॉल्टेशन कहलाता है। माइलिन आच्छद के नीचे किसी तरह का डीपोलराइजेशन नहीं होगा। यहाँ जो एक्सॉन पर कवर है इस मेम्ब्रेन के हिस्से में कोई डीपोलराइजेशन नहीं होगा, यानी कि यहाँ जो स्टिमुलस है वो स्टिमुलस जंप करेगा फ्रॉम वन नोड टू द अदर। जो डीपोलराइजेशन है वो डीपोलराइजेशन केवल नोड्स पर ही होगा और नोड्स पर होने का जो कारण है वो इसलिए कि जो सोडियम चैनल्स हैं ये सभी इन नोड्स वाला रीजन जहां पर कि माइलिन आच्छद का परत नहीं है वहां पर कंसंट्रेटेड हैं ये सोडियम चैनल्स। तो जो सोडियम का पंपिंग इन एंड आउट है वो इसी क्षेत्र पर है, तो जो डीपोलराइजेशन है वो भी इन्हीं नोड्स पर होगा।
तो जो प्रोपगेशन होगा वुड बी फ्रॉम वन नोड टू द अदर। डीपोलराइजेशन सिर्फ इन खांचों में या नोड्स में होगा जहां पर माइलिन आच्छद नहीं है। इम्पल्स ट्रिगर होगी लोकल करंट्स में जो डीपोलराइज करेंगे मेम्ब्रेन के अगले हिस्से को। माइलिनेटेड नर्व्स में जो ट्रिगरिंग है करंट की वो इट जंप्स फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट, इसलिए इसको हम सॉल्टेटरी कंडक्शन या सॉल्टेशन कहते हैं। जहां वो एक नोड से दूसरी नोड पर जंप कर रहा है, डीपोलराइजेशन का जो फ्लो है या ट्रिगर है इम्पल्स का, वो वन नोड से अदर पर जा रहा है, ये क्विकर है यानी फास्ट है as compared to the whole axon as in non-myelinated nerves। एक पूरी एक्सॉन की मेम्ब्रेन को डिपोलराइज करना और एक एक्सॉन जिसमें कुछ कुछ हिस्सों को डिपोलराइज करना है, तो जहां माइलिनेटेड न्यूरॉन होंगे वहां पर जो स्टिमुलस का कंडक्शन है या इम्पल्स का कंडक्शन है वो फास्टर होगा एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड नर्व्स। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो होते हैं वहां पर केवल नोड्स ऑफ रोइनवियर में ये कंडक्शन हो रहा है, जंप कर रहा है वो। एज अ रिजल्ट द एक्शन पोटेंशियल सिग्नल जो है इट जंप्स अलोंग द एक्सॉन मेम्ब्रेन फ्रॉम नोड टू नोड एज कंपेयर टू स्प्रेडिंग स्मूथली अलोंग द मेम्ब्रेन। जिन तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सॉन पर माइलिन आच्छद नहीं है वहां पर पूरी मेम्ब्रेन पर वो स्प्रेड होकर और आगे जाएगा। यहाँ पर वो जंप करेगा फ्रॉम नोड टू नोड। और जंप करने का रीजन भी क्या है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम के जो आयन चैनल्स हैं वो नोड्स ऑफ रेनवियर पर ही सबसे ज्यादा क्लस्टर्ड हैं, सबसे ज्यादा वहीं पाए जाते हैं। तो डीपोलराइजेशन करने के लिए ऐसा स्थान बिल्कुल उपयुक्त है जहां पर सोडियम पोटेशियम चैनल्स मौजूद हों, सो दैट मेम्ब्रेन कैन बी डीपोलराइज और रीपोलराइज लेटर ऑन। अनमाइलिनेटेड एक्सॉन जो होते हैं जिन पर माइलिन आच्छद नहीं होता है वहां नोड्स ऑफ रेनवियर नहीं है, इसलिए जो आयन के चैनल्स हैं सोडियम पोटेशियम के वो एक्सॉन की पूरी सरफेस पूरी मेम्ब्रेन पर फैले हुए होते हैं। तो पूरी लंबाई तक वो डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन रेगुलरली चलता है फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। इस डायग्राम में हम दोनों का कंपैरिजन देख सकते हैं। ये एक अनमाइलिनेटेड एक्सॉन है यानी जिस पर तंत्रिका जिसकी एक्सॉन पर माइलिन आच्छद नहीं पाया जा रहा है। ये माइलिनेटेड एक्सॉन है जहां पर पूरी परतें हैं श्वान सेल की, माइलिन आच्छद इसमें बना हुआ है। दोनों के उसमें जब हम कंपैरिजन देखते हैं कि डीपोलराइजेशन अगर होना है तो जब हम अनमाइलिनेटेड एक्सॉन को देखें तो क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन पर कोई बाह्य आवरण नहीं है, माइलिन नहीं है, तो पूरी मेम्ब्रेन पर ये डीपोलराइजेशन स्प्रेड होगा कि रेस्टिंग स्टेट से वहां डीपोलराइजेशन से एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा, फिर वापस से रीपोलराइजेशन होगा, रेस्टिंग स्टेज आएगी, फिर से वो कंडक्शन होगा। तो थ्रू आउट दिस मेम्ब्रेन इस एक्सॉन की एंटायर लेंथ तक ये डीपोलराइजेशन को स्प्रेड होना होगा, तभी वो एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ेगा। जब माइलिनेटेड एक्सॉन को हम देखते हैं तो माइलिन आच्छद जहां बीच बीच में ये खांचे हैं जिनको नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, इन नोड्स में क्योंकि चैनल आयंस यहीं पर हैं पोटेशियम और सोडियम के चैनल्स, तो जो डीपोलराइजेशन है वो इस पर्टिकुलर क्षेत्र तक ही सीमित है और यहाँ से वो जंप करेगा टू द नेक्स्ट नोड। तो बजाय एक पूरी लंबाई के स्प्रेड होना डीपोलराइजेशन का, यहाँ पर उसको इतनी स्पेस मिल रही है टू लीव कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा, इस तरह से नोड्स में जंप करता हुआ वो फास्टर मूव करेगा इस अनमाइलिनेटेड एक्सॉन की तुलना में। इसमें हम देख सकते हैं ये माइलिनेटेड न्यूरॉन है, ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है। तो टाइम का कंपैरिजन देखिए कि सूचना जो संचरित हो रही है
जब तक कि माइलिनेटेड न्यूरॉन भेज चुका होता है, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में हाफ ऑफ द एक्सॉन इज ट्रेवर्स्ड। तो इस तरह से जब सूचना तेज तीव्र गति से पहुंचानी हो तो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स काम नहीं आएंगे। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स वुड सेंड अ क्विकर इम्पल्स, कि यहाँ जो कंडक्शन होगा इट वुड बी फास्टर। ये जो नोड्स दिख रही हैं बीच बीच में, इन नोड्स से जंप करता हुआ ये इम्पल्स ट्रैवल करके क्विकली दूसरे तक उस सूचना को पहुंचा देगा, जब तक कि इसकी सूचना हाफ ऑफ एक्सॉन तक ही पहुंचेगी। हमारा जो मस्तिष्क में ग्रे मैटर और वाइट मैटर है, कि जहां वाइट मैटर है वहां पर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, यानी कि माइलिन आच्छाद उनके एक्सॉन को कवर करा हुआ है। और ये पर्पसली किस लिए है, ताकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन जो है, यानी कि लंबी दूरी तक जो संचरण करना है, वो संचरण में टाइम ना लगे, इसलिए वहां पर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं, ताकि क्विकली जो भी इम्पल्स है वो लंबी दूरी तक पहुंचाया जा सके। जो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर में जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो नॉन माइलिनेटेड हैं, ताकि वहां शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन है, कि शॉर्ट डिस्टेंस में वो इम्पल्स को कंडक्ट करती हैं, जबकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं जो कि सूचना को फास्टर कंडक्ट करते हैं फ्रॉम वन टू द अदर। थैंक यू।